मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। पाठ का सार हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लेखक स्वयं प्रकाश जी के जीवन के बारे में जानेंगे और साथ ही पाठ का विस्तृत वाचन करेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं स्वयं प्रकाश जी के जीवन के बारे में। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मतलब अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ना के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वीं दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। आजकल स्वयं प्रकाश जी समकालीन कहानी के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी को पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। उन्होंने समाज में फैली भेदभाव की भावना को, सामाजिक जीवन में जाति पाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग के नाम पर जो भेदभाव होता है उसका विरोध किया। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध बनाती हैं। यानी कि उनकी जो कहानियाँ हैं वो इतनी रोचक भाषा में लिखी गई है कि पाठक का मन मोह लेती हैं। पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ने से पहले पाठ के बारे में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। तो यहाँ पर कितनी सुंदर भाषा में यहाँ पर देशभक्ति की परिभाषा बताई गई है कि सिर्फ लोगों से या फिर किसी सीमा से घिरे हुए भूभाग को ही हम देश नहीं कहते हैं। देश में वो सारी वस्तुएं आती हैं, वो सारे पेड़ पौधे, नदी नाले, सारी प्राकृतिक संपदाएं आती हैं जिससे हमारा देश बनता है, और साथ में इनकी देखभाल करना, इनकी सुरक्षा करना ही सच्ची देशभक्ति कहलाती है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे नेताजी का जो पाठ है उसमें कैप्टन चश्मे वाला जो पात्र है वो किस तरह से अपनी देशभक्ति का परिचय देता है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। जरूरी नहीं सीमा के ऊपर जाकर दुश्मनों का सामना करने से ही सच्ची देशभक्ति दिखाई जाती है। हम अपने घरों में रहकर, जहाँ पर भी हम काम करते हैं वहीं पर रहकर सच्ची देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। जरूरी नहीं बड़े होने पर ही हम सच्ची देशभक्ति दिखा सकते हैं। देशभक्ति एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़ा व्यक्ति कोई भी दिखा सकता है। आइए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सच्ची देशभक्ति की परिभाषा समझाता हुआ ये पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ते हैं। पाठ इस प्रकार से शुरू होता है। पाठ की शुरुआत की पंक्तियां हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो यहाँ पर कस्बे की विशेषताएं बताई गई हैं, और साथ में ही एक पंक्ति में लिखा गया है एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल। यानी कि कस्बे में लड़के अलग स्कूल में पढ़ने जाते हैं और लड़कियां अलग स्कूल में पढ़ने जाती हैं। लड़के और लड़कियां एक ही स्कूल में नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर आप सामाजिक स्थिति को महसूस कर सकते हैं, किस तरह की सोच लोगों के दिमाग में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाव घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। तो यहाँ पर नगर पालिका के काम दिखाए जा रहे हैं और साथ में व्यंग भी किया जा रहा है कि जो नगर पालिकाएं हैं वो अपना काम सही तरीके से नहीं करती हैं। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यानी पाठ में जो मूर्ति लगाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इस मूर्ति का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और इसी मूर्ति के नाम पर आप देख सकते हैं हमारे पाठ का नाम भी रखा गया है नेताजी का चश्मा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का जो उपनाम था वो नेताजी था। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं कुछ ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह का अर्थ होता है उलझन। जब हम ये नहीं सोच पाते कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो उसी स्थिति को हम ऊहापोह की स्थिति कहते हैं, कन्फ्यूजिंग आप कह सकते हैं यहाँ पर। और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। पटक देना मतलब ऐसे तैसे पूरा कर देना, मन लगाकर काम नहीं करना। तो यहाँ पर नगर पालिका की लापरवाही को आप देख सकते हैं। जब भी कोई काम किया जाता है तो नगर पालिका यहाँ पर मूर्ति लगवाना चाहती है, लेकिन लगवाने के लिए एक अच्छे मूर्तिकार को ढूंढना, फिर उसकी बनाने में जो लागत लगेगी उसका बजट भी देखना, इन सारी बातों से बचने के लिए नगर पालिका ने बड़े ही सस्ते में काम निपटा लिया और एक इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को इस काम के लिए लगा दिया। मास्टर जी ने भी मान लिया कि वो मूर्ति बना देंगे और साथ में एक महीने भर में मूर्ति को जैसे तैसे बनाकर पटक देंगे। पटक देना मतलब अपने काम को जैसे तैसे पूरा कर देना। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मूर्ति की बात की जा रही है, जो टोपी से लेके, सर की टोपी से लेके और यहाँ पर जो कोट के 2 बटन होते हैं, लगभग 2 फुट की ऊंचाई की जो मूर्ति बनाई जाती है उसको हम बस्ट कहते हैं। आप चित्र में भी इस मूर्ति को देख सकते हैं। ये विशेष प्रकार की मूर्ति है जो यहाँ तक इतने हिस्से तक बनाई जाती है और इसको हम नाम देते हैं बस्ट। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारे दिए थे, तो जैसे ही लोग मूर्ति को देखते थे तो जो इतिहास की बातें हैं वो याद आने लगती थी। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। यानी कि मूर्ति को लगाने का जो प्रयास किया गया था वो सफल रहा, क्योंकि इन वीर शहीदों को, इन वीर सिपाहियों को, इन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को देखकर हमारे मन में हमेशा देशभक्ति की भावना जगी रहे, इसी भावना से इस मूर्ति को स्थापित करवाया गया था। और लोगों के मन में मूर्ति को देखकर इस तरह की बातें आने लगी थी, यानी जो प्रयास था वो सफल रहा। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया यानी कि ध्यान दिया उस पर, उसको देखा और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मतलब जिज्ञासा वाली, जानने की इच्छा। वो जानना चाहते थे कि नेताजी की मूर्ति पर ये काले फ्रेम का जो चश्मा है वो कैसे आया, क्योंकि पूरी मूर्ति संगमरमर से बनी थी और चश्मा बिल्कुल अलग था। तो कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए कि नागरिक अभी भी देशभक्ति की भावना को महसूस करते हैं। उन्होंने मूर्ति को जब देखा होगा बिना चश्मे के, तो उनके मन में अजीब सा लगा होगा कि बिना चश्मे की मूर्ति नहीं हो सकती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जब भी हम देखते हैं तो चश्मे के साथ ही देखते हैं, तो हो सकता है किसी ने इस प्रकार का चश्मा, रियल चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा दिया हो। तो हालदार साहब ने इस प्रयास की सराहना की। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। तो यहाँ पर हालदार साहब कहीं ना कहीं अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि आजकल जो नागरिक हैं वो देशभक्ति को मजाक बनाते हैं, देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं, वो इतनी अच्छे तरीके से देशभक्ति को नहीं निभाते हैं।
दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। और इस प्रकार से हालदार साहब की जिज्ञासा बढ़ती ही गई कि मूर्ति पर हर बार जब मैं आता हूँ कस्बे में तो चश्मा बदल जाता है। आखिर इसका राज क्या है। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय यानी जिसको दबाया ना जा सके, यानी कि उनके मन में जो कौतूहल था, जो जानने की इच्छा थी, अब वो उसको दबा नहीं पा रहे थे, उसको रोक नहीं पा रहे थे। दुर्दमनीय, जिसको दबाया ना जा सके। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, थिरकना यानी हिलना। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी, बत्तीसी यानी अपने दांत दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। पान वाले ने जवाब दिया कि चश्मे बदलने का जो कार्य है वो कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब हालदार साहब को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने सुना कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मे बदलता है तो उनको बात कुछ समझ में नहीं आई। और साथ में ही आप देख सकते हैं कितनी सुंदर भाषा में स्वयं प्रकाश जी ने पान वाले का रेखा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रश्न में आपसे पूछा भी जाता है कि पान वाले का रेखा चित्र खींचिए, यानी आपको लिखना होगा कि पान वाला कैसा दिखाई देता था। तो इन पंक्तियों में आपका उत्तर बन जाता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया कि चश्मे बदलने का काम कौन करता है, कैप्टन चश्मे वाला। हालदार साहब पूछते हैं, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो। पान वाला हालदार साहब को समझाने की कोशिश करते हैं, कोई गिराक आ गया समझो। स्थानीय भाषा का शब्द है गिराक। गिराक यानी ग्राहक, कि मान लो कोई ग्राहक आ गया है, उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी कि चौड़े फ्रेम वाला, चौड़े चौखट यानी चौड़े फ्रेम वाला क्या चाहिए, चश्मा। तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। तो जो चश्मा उन्होंने मूर्ति पर लगाया था वही निकाल कर उन्होंने अपने ग्राहक को दे दिया। उधर दूसरा बिठा दिया और दूसरा चश्मा जो उनके पास था वो उन्होंने वहाँ पर लगा दिया। यानी कैप्टन चश्मे वाला चश्मे बेचने का काम करता है। उनके पास तरह तरह के चश्मे हैं और वो एक चश्मा निकाल कर नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसको वो चश्मा पसंद आ जाता है तो वो चश्मा निकाल कर ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। तो इस तरह से मूर्ति पर बार बार चश्मे बदलते रहते हैं। चित्र में भी आप देख सकते हैं किस तरह से कैप्टन चश्मे वाले नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदल रहे हैं। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत करना यानी दुखी करना, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, थिरकना यानी हिलना। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मोतीलाल मास्टर जी ने जब मूर्ति बनाई तो उन्होंने संगमरमर का जो चश्मा था वो नहीं बनाया। पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। चकित यानी हैरान और द्रवित यानी भावुक, यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था।
बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। तो ये सारी बातें हालदार साहब सोचते हैं कि क्या क्या हुआ होगा कि नेताजी की जो ओरिजिनल मूर्ति है उसके ऊपर ओरिजिनल चश्मा क्यों नहीं है। यहाँ चश्मे वाली बात पान वाले को मामूली सी लगती है, उसके लिए मजाक का विषय है, लेकिन हालदार साहब के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चश्मा सिर्फ चश्मा नहीं है या मूर्ति का चश्मा नहीं है। चश्मे के साथ देशभक्ति की भावना जुड़ी हुई कि हम किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं, किस प्रकार से अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना निभाते हैं। हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, क्योंकि उनके नाम में कैप्टन लगा हुआ है। अब हालदार साहब के दिमाग में जिज्ञासा है, वो जानना चाहते हैं कि क्या कैप्टन चश्मे वाला किसी सेना का सिपाही है, या फिर कैप्टन चश्मे वाला क्यों कहते हैं उसको। और यहाँ से आपका अभ्यास का प्रश्न भी बन जाता है कि कैप्टन चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। वो सेना का सिपाही नहीं था, फिर भी उसको कैप्टन क्यों कहते थे। अब हालदार साहब इसके बारे में जानना चाहते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो पान वाला देखो किस तरह से उसका मजाक बनाता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। और ये बात कहीं ना कहीं हालदार साहब के मन में चुभ जाती है, उनको बहुत दुखी करती है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। अवाक मतलब मुंह से कुछ नहीं निकल पाना, निशब्द हो जाना। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो उस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है, यानी कि वो फेरी वाला है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही उसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, यानी हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन पान वाले ने अब ज़्यादा जानकारी देने से मना कर दिया और साथ में हालदार साहब का ड्राइवर भी इंतजार कर रहा था। काम भी था और हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं और चित्र में जो भी बातें अभी तक हमने पढ़ी हैं वो सारी स्पष्ट हो जाती हैं। ये मूर्ति का जो साइज आप देख रहे हो, 2 फुट की मूर्ति, कोट के 2 बटन तक की जो मूर्ति है उसको हम बस्ट कहते हैं। ये हमारा कैप्टन चश्मे वाला है जो एक पैर से लंगड़ा है, साथ में उसकी संदूकची रखी हुई है, साथ में उन्होंने चश्मों का जो फ्रेम है वो स्टैंड में रखे हुए हैं और वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदल रहे हैं, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे में गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, कौतुक यानी जिज्ञासा और प्रफुल्लता यानी खुशी, तो इन सबको देखकर हालदार साहब का मन बहुत प्रसन्न होता था कि आज भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में देशभक्ति की भावना इस कदर कूट कूट कर भरी हुई है कि वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया।
और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कैप्टन चश्मे वाले तो अब नहीं है और नेताजी की मूर्ति पर अब चश्मा कौन लगाता होगा। तो आज उन्होंने डिसाइड किया कि वो जैसे ही कस्बे के चौराहे से गुजरेंगे तो मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। यानी कि कस्बे के बिल्कुल बीच में चौराहे पर हृदय स्थली, यानी कि चौराहे को यहाँ पर हृदय स्थली कहा गया है। सुभाष की प्रतिमा यानी कि मूर्ति अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, वहीं पर मूर्ति होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। हालदार साहब मन ही मन दुखी हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज मूर्ति पर मुझे चश्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई है। हालदार साहब कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि इस कौम का क्या होगा, क्योंकि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना कम होती दिखाई दे रही है। लोग देशभक्ति की सच्ची भावना का मजाक बनाते हैं। तो कैप्टन चश्मे वाले की मौत के बाद उन्होंने अपने मन में सोच लिया था मूर्ति पर किसी प्रकार का कोई चश्मा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो मूर्ति पर सरकंडे से बना, घास के तिनकों से बना चश्मा देखते हैं, जो शायद बच्चों ने बनाया होगा, तो वो भावुक हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। मन ही मन उनकी आंखें भर आती हैं कि अभी भी बच्चों के मन में, हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके मन में अगर देशभक्ति की भावना जिंदा है तो हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पूरे पाठ में हमने देखा देशभक्ति सिर्फ बड़े बड़े कार्यों में हम नहीं दिखा सकते, छोटी सी बात में भी हम देशभक्ति दिखा सकते हैं। आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छा लगा होगा। पूरे पाठ को आज हमने इसमें पढ़ा है। पाठ का सार और पाठ के प्रश्न उत्तर पहले ही वीडियो में अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज इस वीडियो में सिर्फ हमने पाठ का वाचन किया है, पूरे पाठ को हमने पढ़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।